सर्किल के यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। और आज हम चर्चा करेंगे इतिहास के पाठ्यक्रम पर। ऐसी चर्चा होती है, इतिहास का सिलेबस तो बड़ा रुचिपूर्ण इंटरेस्टिंग है, लेकिन इसका सिलेबस बहुत लंबा है, लेंदी है। हालांकि इसमें कुछ हद तक सच्चाई है, इसका सिलेबस कुछ बड़ा है, लेकिन इतना भी बड़ा नहीं है जितना कि पाठ्यक्रम देखने से लगता है। अगर इसे हम एक व्यवस्थित तरीके से पढ़ें तो इस बहुत हद तक इस समस्या का समाधान निकल जाता है। तो आज हम इसी विषय पर थोड़ी देर चर्चा करेंगे कि इतिहास के पाठ्यक्रम को कैसे सरल ढंग से और क्रमवाइज पढ़ा जाए। यदि हम इतिहास के पाठ्यक्रम को देखें तो यह 3 भागों में बटा मिलता है। प्राचीन भारत का इतिहास, मध्यकालीन भारत का इतिहास और भारत का इतिहास। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि आखिर यह विभाजन का आधार कैसा है। तो हम देखते हैं कि यह विभाजन सबसे पहले एक ब्रिटिश इतिहासकार जेम्स मिल थे, उन्होंने किया। इनका नाम था जेम्स मिल। उन्होंने एक किताब लिखी, द हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया, ब्रिटिश भारत का इतिहास, जिसमें उन्होंने भारत के इतिहास का क्रमिक विभाजन किया। वो पहले व्यक्ति थे जिन्होंने भारत का एक क्रमिक इतिहास लिखा। उन्होंने भारत के इतिहास को इस किताब में 3 भागों में बांटा है, लेकिन नाम अलग है। उन्होंने नाम दिया है हिंदू काल, मुस्लिम काल और ब्रिटिश काल। मतलब उन्होंने भारत के इतिहास का सांप्रदायिक विभाजन किया। हिंदू काल की पूरी बुराई करेंगे, ब्राह्मणवादी व्यवस्था की बुराई करेंगे, मुस्लिम काल की और बुराई करेंगे, बोलेंगे कि धर्म के नाम पर कत्लेआम किया गया, और जितना हो सके ब्रिटिश काल की बड़ाई करेंगे, इसकी विशेषता बताएंगे। तो इस पर कभी हम फिर बात करेंगे कि सांप्रदायिक विभाजन क्या है। अभी बहुत हद तक इसकी जरूरत नहीं है। बाद के इतिहासकारों ने हालांकि इस विभाजन को तो खारिज कर दिया, लेकिन उनका क्रम वही रहा कि भारत के इतिहास को उन्होंने 3 भाग में बांटा। मतलब किसी न किसी हद तक वो जेम्स मिल के गुप्त षड्यंत्र का शिकार हो गया, लेकिन यही हमारा सिलेबस है और इसी के अनुसार आज तक सिलेबस चलते आ रहा है। तो ये 3 है। तो हमारा प्राचीन भारत का इतिहास, मध्यकालीन भारत का इतिहास और तीसरा क्या है, आधुनिक भारत का इतिहास। तो आज हम देखते हैं क्रम वाइज कि प्राचीन भारत के इतिहास में हमें क्या पढ़ना है। हम लोग प्राचीन भारत में और कौन से चैप्टर महत्वपूर्ण है। तो पहला चैप्टर है पाषाण काल। हम आगे देखेंगे कि ये 3 भागों में बटा है, पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नवपाषाण काल। देखेंगे इसमें कि पशुपालन कब शुरू हुआ, कृषि कब शुरू हुई, आग की खोज कब हुई। नेक्स्ट चैप्टर है हमारी सिंधु घाटी सभ्यता, इसी को बोलते हैं हड़प्पा सभ्यता। इसका काल है 2500 ईसा पूर्व से लेकर 1750 ईसा पूर्व। 1750 ईसा पूर्व के आसपास हड़प्पा सभ्यता का पतन हो जाता है। हड़प्पा सभ्यता का पतन मतलब सभ्यता का पतन नहीं, शहरों का पतन हो जाता है। आगे देखेंगे नेक्स्ट चैप्टर है वैदिक काल। वैदिक काल है हमारा 1500 ईसा पूर्व से लेके 600 ईसा पूर्व तक। ये वैदिक काल 2 भागों में बटे हैं, ऋग वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल। ऋग वैदिक काल है 1500 से लेके 1000 ईसा पूर्व और उत्तर वैदिक काल है 1000 ईसा पूर्व से लेके 600 ईसा पूर्व। हम देखेंगे कि ऋग वैदिक काल में ऋग्वेद की रचना होगी और उत्तर वैदिक काल में आकर के अन्य 3 वेद की रचना होगी, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। आगे देखेंगे हम कि 1000 ईसा पूर्व के आसपास लोहे की खोज हो जाएगी, जिससे जंगलों की सफाई हो जाएगी और आगे बड़े बड़े राज्य बनेंगे, इन्हें बोलेंगे महाजनपद काल, 6वीं शताब्दी तक आकर। इसमें 16 बड़े बड़े राज्य मिलेंगे। इनका उल्लेख हमें बौद्ध धर्म है ग्रंथ अंगुत्तर निकाय में मिलता है। इन 16 बड़े बड़े राज्यों में मगध के साथ कुछ ऐसी भौगोलिक संरचना होगी, उनको एडवांटेज मिलेगा और मगध एक
बाकी कई राज्यों को जीत के एक बड़े राज्य के रूप में वो सब लोग पढ़ेंगे मगध का उत्कर्ष। आगे देखेंगे हम लोग बौद्ध धर्म एवं जैन धर्म। ये जो 16 महाजनपद है, इसमें कुछ ऐसे राज्य होंगे जहाँ कठोर राजतंत्र नहीं है, कुछ उदार शासकों का उद्भव होगा, और इसी में आएंगे बौद्ध और जैन। फिर उसके आगे चैप्टर देखेंगे हम लोग मौर्य साम्राज्य 322 ईसा पूर्व से लेकर 185। मौर्य में हम लोग मुख्यतः देखेंगे सम्राट अशोक और उसके शिलालेखों को। फिर नेक्स्ट चैप्टर है मौर्योत्तर काल, पोस्ट मौर्य पीरियड 185 बीसी से 270 ईस्वी। मतलब यहाँ हम लोग ईसा पूर्व से ईस्वी में आ रहे हैं, बीसी से एडी में। यहाँ पर दो तरह के शासक होंगे, एक विदेशी शासक होंगे, एक देशी शासक होंगे और दूसरा विदेशी शासक। देशी शासक में मेन दो वंश होंगे, शुंग वंश और शातवाहन। और विदेशी जो आक्रमण होगा इसमें सबसे पहले भारत पर आक्रमण करने वाले होंगे हिंद यूनानी या इंडो ग्रीक, फिर शक, फिर पल्लव और फिर कुषाण। उसका पढ़ेंगे हम लोग गुप्त काल और फिर पढ़ेंगे गुप्तोत्तर काल। और फिर प्राचीन भारत में हम लोग चलेंगे दक्षिण भारत। फिर प्राचीन भारत में देखेंगे दक्षिण भारत की क्या स्थिति है। दक्षिण भारत में हमारा पहला चैप्टर है संगम काल। ये है 300 बीसी से लेकर 300 एडी, 600 वर्षों का काल है। इसमें मुख्यतः हम लोग 3 वंश को देखते हैं, पांड्य वंश, चोल वंश और चेर वंश। पांड्य वंश, चोल वंश और चेर वंश। फिर अगला चैप्टर है हमारा वाकाटक वंश। ये 4वीं, 5वीं, 6वीं शताब्दी में दक्षिण भारत की क्या होता है। फिर 7वीं, 8वीं सदी में देखेंगे दक्षिण भारत में 2 महत्वपूर्ण वंश आएंगे, पल्लव वंश एवं चालुक्य वंश। और सबसे महत्वपूर्ण 9वीं शताब्दी में दक्षिण में फिर से चोलों का पुनरुदय होगा। यहाँ पर चोल समाप्त हो जाएंगे। फिर विजयालय के नेतृत्व में चोलों का पुनरुदय होगा और लगभग 250-300 साल 9वीं से लेकर 12वीं 13वीं सदी तक चोल दक्षिण भारत में एक महत्वपूर्ण राजवंश बनेंगे और विशेषकर अपने स्वायत्त ग्राम प्रशासन के लिए जाने जाएंगे। गुप्तोत्तर काल जहाँ पे समाप्त होता है और मध्यकालीन भारत जहाँ से मुख्य रूप से शुरू होता है सल्तनत काल से, उसके बीच की एक कड़ी है 8वीं से 12वीं सदी। इसे कहते हैं पूर्व मध्यकाल। इसमें मुख्यतः 3 वंश भाग लेंगे, राजपूताना के गुर्जर प्रतिहार, बंगाल के पाल वंश और महाराष्ट्र के राजपूत। ये तीनों के आपसी संघर्ष होगा कन्नौज पर अधिकार करने के लिए, और अंत में हालांकि गुर्जर प्रतिहार जीत जाते हैं त्रिपक्षीय संघर्ष को, लेकिन लड़ते लड़ते इतने कमजोर हो जाते हैं कि बाद में जब गजनवी आक्रमण करता है तो उसका सामना करने के लिए कोई मजबूत शक्ति भारत में नहीं बचती है। गजनवी का गोरी आता है, अपने भारतीय प्रदेशों का सेनापति या गवर्नर नियुक्त कर देता है कुतुबुद्दीन ऐबक को, और ऐबक दिल्ली सल्तनत की स्थापना करता है। तो हम लोग मध्यकालीन में पहला चैप्टर पढ़ेंगे सल्तनत काल 1206 से लेकर 1526। दूसरा चैप्टर पढ़ेंगे मुगल वंश 1526 से 1857। फिर इसी में आगे पढ़ेंगे मराठा साम्राज्य और सिख धर्म। और फिर आधुनिक भारत में आएंगे हम लोग अंग्रेज। यहाँ से हमारे चैप्टर शुरू होगी जो हम अगले क्लास में देखेंगे। भारत में यूरोपीय कंपनी का आगमन, पुर्तगाली आएंगे, फिर डच आएंगे, फिर अंग्रेज आएंगे, फिर फ्रांसीसी आएंगे और अंत में अंग्रेज समूह को हरा के भारत पर कब्जा